साल 1950 का दशक। उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के बीच बसा एक छोटा मिट्टी के घरों वाला गांव बमहनपुर। इस गांव की एक अजीब और डरावनी खासियत है। यहाँ के लोग कभी बोलते नहीं हैं, वे सिर्फ इशारों में बात करते हैं, क्योंकि इस गांव के ठीक पीछे फैले भैरवा जंगल का एक ही क्रूर नियम है। अगर किसी इंसान के मुंह से निकली आवाज की थरथराहट उस जंगल की हवा से टकराई तो जंगल के पेड़ों पर उगे अजीब मांस जैसे दिखने वाले फल अपने आप फटने लगते हैं और उस इंसान का पूरा शरीर बिना किसी आग के अंदर ही अंदर उबलकर राख बन जाता है। जब एक युवा पटवारी गांव की जमीन नापने वहां पहुंचता है तो रात के ठीक 12 बजे मूसलाधार बारिश के बीच उसे अपने कानों में एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक अंतहीन गूंजती हुई रेडियो स्टैटिक की आवाज, जर जर जू। और सबसे भयानक बात, जब वो अपनी टॉर्च की रोशनी सामने के विशाल बरगद पर डालता है तो देखता है कि पेड़ की टहनियां हवा से नहीं हिल रही, वे किसी इंसान की उंगलियों की तरह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। प्रिय व्यूअर, अगर आप भी इस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें। पहले 3 कमेंट्स के नाम चुनकर अगली कहानी सीधे आपके नाम से अपलोड की जाएगी। तो चलिए अपनी सांसें थाम लीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज रात बमहनपुर गांव का वो स्याह राज खुलने वाला है जिसे विज्ञान भी आज तक नहीं समझ पाया। तराई का इलाका हमेशा से अपनी घनी झाड़ियों और दलदली जमीनों के लिए जाना जाता था। बमहनपुर गांव इसी दलदल के मुहाने पर बसा था। जब अमित अपनी सरकारी फाइलें और पीतल की पैमाइश वाली चेन लेकर बैलगाड़ी से वहां पहुंचा तो दोपहर का समय था, लेकिन गांव में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी भारीपन का एहसास हुआ। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थी और मर्द बैलों को हाँक रहे थे, लेकिन पूरा गांव बिल्कुल खामोश था। कोई हंस नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था। बैलों के गलों में बंधी घंटियों के भीतर से उनके पीतल के गोलक निकाल दिए गए थे ताकि वे आवाज न करें। मुखिया जी, मुझे इस तरफ की सरकारी बंजर जमीन का नक्शा दुरुस्त करना है, अमित ने अपनी सामान्य तेज आवाज में कहा। अमित की आवाज गूंजते ही पूरे चौपाल पर सन्नाटा छा गया। कुएं पर खड़ी औरतों के हाथ रुक गए। मुखिया शिवराम ने तुरंत दौड़कर अमित के मुंह पर अपना खुरदरा हाथ रख दिया। मुखिया की आंखों में खौफ था। उसने अपनी उंगली होठों पर रखी। शशश, उसने इशारे से अमित को अपने पीछे आने को कहा। रात हुई। खेतों के ऊपर कोहरे की एक मोटी परत जम गई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन अमित ने खिड़की से जो देखा उसने उसके विज्ञान के होश उड़ा दिए। बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिर रही थी, लेकिन उनके गिरने की कोई टप टप आवाज नहीं आ रही थी। पानी बिना किसी आवाज के जमीन में धंस रहा था, जैसे पूरी प्रकृति ने अपनी आवाज खो दी हो। रात के ठीक 12 बजे अमित गांव के सरकारी स्कूल के एक छोटे से कमरे में लेटा हुआ था। कमरा पूरी तरह से बंद था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो खिड़की के बाहर से नहीं बल्कि सीधे उसके बिस्तर के नीचे जमीन के भीतर से आ रही थी। जर जर जू। ये वैसी ही आवाज थी जैसी रेडियो का स्टेशन खराब होने पर आती है। अमित ने अपनी लालटेन जलाई। जैसे ही उसने रोशनी नीचे फर्श पर डाली, उसने देखा कि मिट्टी के फर्श पर बनी दरारें धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी। उन दरारों के भीतर से कोई भूत नहीं निकल रहा था, बल्कि जमीन के अंदर की मिट्टी किसी जीवित फेफड़े की तरह धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे पूरी जमीन उसके ठीक नीचे लेटकर सांस ले रही हो। अमित की घबराहट बढ़ने लगी। उसने कमरे के कोने में रखी पानी की सुराही की तरफ देखा। सुराही के भीतर का पानी बिना किसी आग के अपने आप खौल रहा था और उसमें से भाप निकल रही थी। हवा में अचानक सड़े हुए सल्फर और ताजे कटे हुए मांस की गंध फैल गई। तभी
कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। टप टप। अमित ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने मुखिया शिवराम खड़ा था। उसके हाथ में एक लोहे की पट्टी थी जिस पर उसने कोयले से लिखा था, तुमने दोपहर को जो आवाज की थी, जंगल ने उसे सुन लिया है। वो अब तुम्हारी आवाज की प्रतिध्वनि ढूंढ रहा है। सुबह होने तक अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना, वरना तुम्हारी छाती के भीतर का खून उबल जाएगा। अमित ने मुखिया की बात को अंधविश्वास मानकर अनसुना करने की कोशिश की। वो कमरे के अंदर वापस आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, कमरे के बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी। वो आकृति कोई भूत या परछाई नहीं थी, वो खुद अमित था। वो अमित का एक ऐसा रूप था जो हवा में तरंगों की तरह टिमटिमा रहा था, जैसे पानी में किसी का अक्स हिलता है। उस हमशक्ल का मुंह खुला हुआ था और उसके भीतर से अमित की ही आवाज आ रही थी, लेकिन वो आवाज उल्टी चल रही थी, जैसे किसी टेप रिकॉर्डर को उल्टा चला दिया गया हो। अमित ने खौफ में अपने दोनों कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज बाहर से नहीं आ रही थी। वो सीधे उसके दिमाग के न्यूरॉन्स के भीतर गूंज रही थी। तभी अमित को महसूस हुआ कि उसके कानों के किनारों से कोई गर्म तरल बह रहा है। उसने हाथ लगाया तो देखा कि उसके दोनों कानों से गाढ़ा खूनी पानी रिस रहा था। जंगल की वो अदृश्य फ्रीक्वेंसी उसके दिमाग के पर्दों को फाड़ रही थी। अमित ने कमरे की खिड़की का शीशा खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की का शीशा मूसलाधार बारिश के दबाव से पिघलकर नीचे गिर चुका था। बाहर का कोहरा अब किसी अजगर की तरह रेंगता हुआ कमरे के भीतर आ रहा था। उस कोहरे के भीतर छोटे छोटे चमकते हुए बीजाणु तैर रहे थे, जो अमित की हर सांस के साथ उसकी नाक के भीतर जा रहे थे। अब अमित के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी सरकारी फाइलें वहीं छोड़कर स्कूल के कमरे से बाहर खेतों की तरफ भागा। वो गांव से दूर मुख्य सड़क की तरफ जाना चाहता था, जहां से सुबह की बस मिलती थी। लेकिन जैसे ही उसने खेतों को पार किया, वो सड़क पर पहुंचने की बजाय सीधे भैरवा जंगल के बीचों बीच खड़ा था। जंगल के पेड़ सामान्य देवदार या बरगद के नहीं थे। उन पेड़ों की छाल इंसानी त्वचा जैसी थी और उनकी टहनियों पर पत्तों की जगह छोटे छोटे मांस के लोथड़े लटके हुए थे। जैसे ही अमित के कदमों की आहट सूखी पत्तियों पर पड़ी, वे मांस के लोथड़े पागलों की तरह कांपने लगे, जैसे वे किसी ध्वनि को सोख रहे हों। अमित पीछे मुड़ा और वापस गांव की तरफ भागा। उसने 1 किलोमीटर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों से बाहर निकला, वो फिर से उसी जगह खड़ा था जहां से उसने भागना शुरू किया था। पूरा जंगल एक जीवंत भूल भुलैया बन चुका था, जो ध्वनि तरंगों के आधार पर अपना रास्ता बदल रहा था। अमित के फेफड़े अब फटने वाले थे। उसकी सांसों की धौंकनी जैसी आवाज जंगल में गूंज रही थी। हर सांस के साथ पेड़ों पर लटके वो मांस के फल बड़े होते जा रहे थे। अचानक सबसे पास वाले पेड़ का फल एक भयानक आवाज के साथ फटा। ब्लास्ट। उसके भीतर से कोई खून नहीं निकला, बल्कि अमित की खुद की बचपन की चीखने की आवाज बाहर आई। जंगल ने उसकी यादों और उसकी आवाजों को चुरा लिया था। अमित जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने कीचड़ में धंस चुके थे। उसे समझ आ गया कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है जो उसे मारना चाहती है। ये जंगल खुद एक बहुत बड़ा प्रागैतिहासिक जीव है, जो इस जमीन पर तब से है जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था। ये जंगल सिर्फ एक ही भाषा समझता है, परम सन्नाटा। अगर वो जीवित रहना चाहता है तो उसे अपने अस्तित्व की हर आवाज को खत्म करना होगा, यहाँ तक कि अपने दिल की धड़कन के डर को भी। सामने से अमित का वही तरंगों वाला हमशक्ल रेंगता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका मुंह खुला था और वो अमित की माँ की आवाज में चिल्ला रहा था, अमित बचाओ। ये अमित को बोलने पर मजबूर करने की एक चाल थी। अमित ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से कसकर दबा लिया। उसने अपने दिमाग में चल रहे विचारों को पूरी तरह रोक दिया।
उसने सोचना बंद कर दिया, डरना बंद कर दिया। उसने खुद को उस बेआवाज मूसलाधार बारिश की तरह खामोश कर लिया। धीरे धीरे उसके दिमाग के भीतर चल रही वो रेडियो स्टैटिक की आवाज कम होने लगी। जरा जर और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। सुबह के 6 बज रहे थे। तराई के पहाड़ों के पीछे से पीली धूप निकल रही थी। जंगल का कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था। अमित बम्हनपुर गांव के चौपाल पर बैठा था। उसका भीगा हुआ सरकारी कोट उसके बगल में रखा था। मुखिया शिवराम ने उसके सामने मिट्टी के कुल्हड़ में गरम चाय लाकर रखी। अमित ने चाय उठाई और एक घूंट लिया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। तभी दूर सड़क पर एक सरकारी बग्घी आकर रुकी। बग्घी से एक नया युवा सर्वेक्षक अपनी फाइलें लेकर उतरा। वो बम्हनपुर गांव के सन्नाटे को देखकर हैरान था। वो चौपाल की तरफ बढ़ा जहां अमित बैठा था। नमस्कार भाई साहब, मैं नया पटवारी हूं। यहाँ के सर्वे का काम मुझे सौंपा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि मुखिया जी का घर कहाँ है? नए लड़के ने अपनी तेज कड़क आवाज में पूछा। अमित ने चाय का कुल्हड़ नीचे रखा। उसने नए लड़के की तरफ देखा। अमित का चेहरा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसने बात करने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह के भीतर जीभ नहीं थी। उसकी जीभ जड़ से कटी हुई थी और वहां सिर्फ एक काला सूखा हुआ घाव था। अमित ने कुछ नहीं बोला। उसने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली अपने होठों पर रखी, शशश, और फिर उसने इशारे से नए लड़के को अपने पीछे आने को कहा। नया लड़का हैरान होकर उसके पीछे चलने लगा और ठीक उसी पल गांव के पीछे खड़े भैरवा जंगल के पेड़ों पर एक नया छोटा सा मांस का फल अपने आप उगाया, जो नए लड़के की आवाज की थरथराहट से धीरे धीरे बढ़ने लगा था। प्रकृति के कुछ कोने ऐसे हैं जहां विज्ञान के नियम घुटने टेक देते हैं। अगर कभी आप किसी ऐसे गांव या जंगल के पास से गुजरें जहां परिंदे भी चहचहाना भूल चुके हों, तो अपने स्मार्टफोन का वॉल्यूम बंद कर देना और अपनी सांसें रोक लेना, क्योंकि कोई आपकी एक हल्की सी आहट का सदियों से इंतजार कर रहा है। क्या वो नया पटवारी उस बेआवाज जंगल के चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल पाएगा, या बम्हनपुर गांव की खामोशी में एक और मूक चेहरा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा?